नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। देहरादून से सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में उत्तराखंड निवास के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। यूपी सरकार ने उत्तराखंड निवास बनाने के लिए अयोध्या में जमीन दे दी है। उत्तराखंड सरकार को अयोध्या में उत्तराखंड निवास बनाने के लिए 3,1700 वर्ग फीट के 2 प्लॉट आवंटित किए गए हैं। यूपी सरकार की तरफ से जमीन के लिए 33 करोड़ की डिमांड की गई है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि को मंजूरी दे दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, उत्तराखंड निवास के लिए अयोध्या में जमीन आवंटित हो गई है। अयोध्या में एक तरफ तो इतना बड़ा पर्व होने जा रहा है, इस बीच उत्तराखंड के लिए अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड निवास भी अब अयोध्या में बनेगा। बिल्कुल सीनम, और उत्तराखंड सरकार लंबे समय से इस कोशिश में लगी हुई थी। जिस तरह से अयोध्या एक बड़ा धार्मिक डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, उसी के मद्देनजर आने वाले सालों में उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। तो इसको देखते हुए सरकार वहां पर एक गेस्ट हाउस की कवायद कर रही थी, जिसको लेकर यूपी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। 4700 वर्ग फीट में ये गेस्ट हाउस, उत्तराखंड गेस्ट हाउस वहां पर बनेगा, जिसकी अयोध्या में जो राम मंदिर है वहां से एरियल डिस्टेंस करीब 4 किलोमीटर होगी। और जो हमको बताया गया है कि गेस्ट हाउस से और मंदिर तक सीधी एक गैलरी होगी, यानी कि एक रास्ता होगा, सड़क होगी, जिससे श्रद्धालु आसानी से आ जा सकेंगे। और उत्तराखंड सरकार की लगातार कोशिश रही है, खासकर आप देखें तो उत्तराखंड से अभी हाल ही में बसें भी शुरू कर दी गई हैं सीधे अयोध्या से, जो उत्तराखंड से सीधे अयोध्या पहुंचेंगी। तो जिस तरह से भविष्य में अयोध्या एक बड़ा डेस्टिनेशन वहां पर बनने जा रहा है, उसी के मद्देनजर ये पूरी कवायद है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार अपने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में भी उत्तराखंड सरकार ने इसी तरह से अपने गेस्ट हाउस खोले हैं। अब अयोध्या की बारी है। आने वाले समय में भविष्य में अयोध्या एक बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, और उसी के मद्देनजर सरकार ने पूरी तैयारियां की हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए सुनील प्रभात। और आज लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक देहरादून में होगी, जिसमें केंद्र की तरफ से बनाई गई रणनीति प्रदेश बीजेपी के सामने रखी जाएगी। मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर सभी पूर्व सीएम भी मीटिंग में शामिल होंगे। बीजेपी के सभी सांसद, विधायक मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो आज एक बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 24 की तैयारियों में जुट चुकी है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम धामी और सभी पूर्व सीएम भी मौजूद रहेंगे। सांसद, विधायक भी बुलाए गए हैं। भारती सकलानी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। भारती, आज की बैठक को लेकर और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचने लग गए हैं बीजेपी के नेता। और इस वक्त आप प्रदेश प्रभारी को देख रहे हैं, दुष्यंत गौतम, जो कि यहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपने देखा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो यहां पर उपस्थित हुए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्यसभा सांसद, वो इस मीटिंग की अध्यक्षता यहां पर करने जा रहे हैं। और इस वक्त अगर हम यहाँ पर बात करें, नया साल और नया उत्साह, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक राजनीतिक दल होने के नाते 2024 के चुनाव की तैयारी है, और आज पूरे ही प्रबंधन की बैठक होगी, किस प्रकार से सारा रूट मैप बनेगा, और उसी प्रकार से हम आगे जाएंगे और पांचों सीटें 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो कांग्रेस को भी कहीं देख रहे हैं 24 में? उनके कर्म उनके सामने आएंगे, जो उन्होंने कर्म किए हुए हैं। जनता ने निर्णय करना है। जनता के द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। आने वाला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा। उस सभी कार्य योजना को लेकर जनता में जा रहे हैं, और जनता हमको आशीर्वाद लगातार दे रही है। टॉप लीडरशिप यहाँ पर आज मौजूद है, किस तरीके से आज रणनीति आगे की बनने वाली है?
चुनाव 5 लाख से ज्यादा जीते वैसी रणनीति बनाएंगे हम। तो ये आपने यहाँ पर सुना प्रदेश प्रभारी को, जो कि कह रहे हैं कि चुनाव जीतना है, पांचों की पांचों सीटें जीतनी है और यही फोकस है। इसी को लेकर रणनीति आज बीजेपी यहाँ बनाने जा रही है, जिसमें पूर्व सीएम मौजूद हैं, पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम सभी सांसद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रणनीति बना रही है बीजेपी कि आगे लोकसभा चुनाव को कैसे जीता जाए। बिल्कुल भारतीय, और रणनीति की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले से शुरू कर दी है। इससे पहले भी आपने देखा कि लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और सांसदों और विधायकों को भी चूंकि इस बैठक में बुलाया गया है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग हो जाती है। और कौन कौन बैठक में मौजूद रहेगा, साथ ही रणनीति को लेकर तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही है, लेकिन आज की इस बैठक को लेकर क्या खास है? देखिए, पांचों सीटों को जीतना सबसे पहले तो बीजेपी का यही फोकस है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो मीटिंग हुई थी उसमें संयुक्त मोर्चों को जिम्मेदारी यहाँ पर बीजेपी ने दी। आज जो मीटिंग हो रही है उसमें सभी जो सीएम रहे हैं अब तक के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। सांसद पहुँचने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। मंत्रियों की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक रेखा आर्य यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सांसदों में अजय टमटा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा माला राज्य लक्ष्मी शाह यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और ये जो रणनीति बन रही है वो प्रोग्राम्स जो बीजेपी ने अब तक शेड्यूल्ड किए हैं उनको लेकर है। जो अब तक प्रोग्राम्स हो चुके हैं, जो सम्मेलन हो चुके हैं, उनमें क्या कुछ फीडबैक रहा जनता का, मोर्चों को जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई, उन्होंने कैसे काम किया, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर रणनीति बन रही है। और आगे जनता के बीच में कैसे लेकर जाए, अभी तक बीजेपी का जो फोकस है वो यूथ और बूथ है। पन्ना प्रमुख यहाँ पर कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो इन तमाम पॉइंट्स पर यहाँ पर रणनीति आज बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भी पूरे दिन इस मीटिंग बिल्कुल, और ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं भारतीय, इन बिंदुओं पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि संगठन इन्हीं से मजबूत होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भारती। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में रिक्त पड़े पदों में हो रही देरी को देखते हुए शनिवार को कांग्रेस से जुड़े तमाम नेताओं ने पदयात्रा की। पदयात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश पीसीएस अध्यक्ष करण माहरा के साथ तमाम नेता शामिल रहे। वहीं पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि पदयात्रा बेरोजगार युवाओं के लिए समर्पित है। साथ ही कहा कि 2024 में होने वाले चुनावों में अगर परिवर्तन होता है तो उनकी प्राथमिकता युवाओं के साथ रोजगार देने की होगी, जिससे सभी विभागों में जो भी खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरने और नए पद सृजित करने की कांग्रेस की प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें, इस पदयात्रा में कांग्रेस से जुड़े तमाम नेता और कांग्रेस के सभी विंग्स के नेता मौजूद रहे। रोजगार नौजवानों के लिए 2024 का हमारा संकल्प है कि यदि 2024 में हम परिवर्तन ला पाते हैं देश की राजनीति में, तो हमारा जो पहला एजेंडा होगा वो रोजगार सृजन होगा। देश के नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए जाएंगे और सरकारी खाली पड़े हुए पदों को भरा जाएगा। उत्तरकाशी में सोमवार को महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम दीदी भूली महोत्सव का आयोजन कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे से पहले प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां पर एक तरफ सड़कों से अतिक्रमण हटाकर सालों से बंद पड़ी नालियों को साफ किया गया, तो वहीं पूरे शहर में सफाई के साथ साथ रंग रोगन और टाइल्स बिछाई गई, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। महिला सशक्तिकरण और सम्मान को ध्यान में रखते हुए उत्तरकाशी मुख्यालय पर दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 8 जनवरी को। इसमें मेरा समस्त जनपद की जो हमारी नारी शक्ति है उनको आह्वान है कि वो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए। राज्य में आज यूसिट यानी कि उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस परीक्षा में इस बार कुल 18,913 छात्र शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए 16 शहरों में 38 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह ठीक 10 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है। 2 पालियों में हो रही परीक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है।
उत्तराखंड से अयोध्या जा रहे 1500 लोगों के स्वागत के लिए कुछ मुस्लिम संगठन भी आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन दर्शन के लिए लोगों को ट्रेन से लेकर जाया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। इस पर रुख अभी साफ नहीं हो रहा है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ट्रेन बुक कर उत्तराखंड के 1500 लोगों को अयोध्या ले जाने की तैयारी है, जिस पर कुछ मुस्लिम संगठन राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे लोगों के स्वागत करने की इच्छा जता रहे हैं। कम्युनल हार्मोनी की बात करते हुए मुस्लिम संगठन मिसाल पेश करना चाहता है। लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत होने पर कुछ मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि वो खुश हैं। मेरा चाहना नहीं है, चाहना ये है कि मुस्लिम समाज इसमें कोई विरोध तो कर नहीं रहा, आपको मौन है, और मौन भी क्या है, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। ना किसी ने ये कहा है कि भाई हम इसका स्वागत नहीं करते या हम इसका विरोध करते हैं या हम उस दिन ऐसा करेंगे, वैसा किसी ने कुछ कहा, सब मौन है। लेकिन जिस तरह राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का विरोध रहा है, अभी भी विश्व हिंदू परिषद से लेकर हिंदू संगठन और बजरंग दल इस पर कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता। हिंदू संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम लोगों के स्वागत सत्कार को सीधे मना कर रहे हैं। तो वो स्वागत रेलवे स्टेशन में करेंगे, बस में करेंगे, कार में करेंगे, जहाज में करेंगे, कहां पर करेंगे, ये फिक्स होना चाहिए। तब हम स्वागत करने में क्या अच्छी बात है। अगर कोई इस तरह का स्वागत करना चाहता है, वैसे तो हमारे पास में आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, तमाम संगठन हिंदुत्व के हैं जो हमारे स्वागत और आगवानी में हैं, और स्वागत राम प्रभु श्री राम जिसको बुला रहे हैं उससे बड़ा स्वागत क्या हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सब प्रपंच है, प्रोपोगंडा है, और ना हम इसे स्वीकार करते हैं, ना ही हमें इस तरह के प्रोपेगेंडा करवाने और ना करने हैं। सीधे स्पष्ट बात हम कहते हैं, हिंदू हमारे पास बहुत है और हमें हिंदू समाज को जोड़ना है। हमारे हिंदू समाज में टूटे हुए वो घटक जो आज तक सामाजिक समरसता के कारण अछूते रहे, वह सब आएंगे। उसमें चाहे वाल्मीकि हो, संत रविदास के अनुयायी हो, या जो भी है हिंदू समाज के कारण वो सब लोग हैं। निषाद राज है, अब निषाद परिवार से बहुत लोग हैं स्वागत करने के लिए। हमें मुसलमानों का नातो जनाधार इसके लिए चाहिए। यानी जिस तरह से उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों में लैंड जिहाद, लव जिहाद के मामले रहे, उसके बाद हिंदू संगठन की नाराजगी खत्म नहीं हुई है और वो अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों का स्वागत कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण आंदोलन में तीर्थ नगरी के कई परिवार का कार सेवा में योगदान रहा है और अब जैसे जैसे रामलला के विराजमान होने की तिथि नजदीक आ रही है, तब ये उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पूजित अक्षत लेकर अपने क्षेत्र की जनता के द्वार पहुंचकर निमंत्रण दे रहे हैं। कार्यकर्ता भी इसी उत्साह में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम अपने उस भव्य और दिव्य मंदिर में पधार रहे हैं, उसके लिए हमारे यहाँ के तमाम कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग घर घर जाके भगवान श्री राम का अक्षत पत्रक दे के आग्रह कर रहे हैं। और मेरा भी आप सबसे आग्रह है कि 22 तारीख को होने वाले उस कार्यक्रम के लिए खुशियाँ मनाएं, दिवाली मनाएं और दीपावली के साथ साथ अपने घर में भगवान श्री राम के नाम की माला जपें और एक दीवा जरूर लगाएं। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन इसका उत्साह अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर हल्द्वानी में ही भी देखने को मिल रहा है। यहां पर शनिवार को रामलीला मैदान से शिव मंदिर के बीच अयोध्या से पहुंचे पवित्र अक्षत कलश को लेकर श्रद्धालुओं ने यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। विशेष तौर पर महिलाओं ने कुमाऊनी लिबास में भगवान राम की कलश यात्रा का स्वागत। भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनने जा रहा है, उसकी खुशी में भगवान राम के सभी प्रभु राम भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है हम पुनः दीपावली मनाने जा रहे हैं। हर्ष है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब भव्य और दिव्य काम होने जा रहे हैं, क्योंकि 500 साल की जो हम लोगों की एक तपस्या थी उसका वास्तविक फल हमें आज मिल रहा है। और 22 तारीख को सारे ही घरों में 5-5 दिए जला के दिवाली मनाई जाएगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज हम देखते हैं कि भगवान राम ही का नाम एक ऐसा नाम है जो सत्य है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में जोशीमठ के चाई गांव के लोगों को भी उम्मीद है कि उनके आराध्य देवी सीता माता के मंदिर की भी कायाकल्प होगा, यानी कि वहां की भी तस्वीर अब बदलेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ नगर के ठीक सामने पहाड़ पर बसा है चाई गांव।
जो पहले सीतापुर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि इस गांव में सीता माता ने वेदमती रूप में तपस्या की और जब रावण कैलाश की ओर जा रहा था, उसने सीता माता को यहीं पर छूने की कोशिश की थी। तब इसी जगह पर सीता माता ने रावण को श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु का कारण मैं स्वयं बनूंगी, और इसके बाद वो एक शिला के रूप में विराजमान हो गई। आज भी इस जगह माता सीता के शिला के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। जब वेदवती रूप में उनका जन्म था, यहाँ इस स्थान पर तपस्या कर रही थी, तो रावण जो है अपने पुष्पक विमान से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। तो इस जगह में उन्हें बहुत ही जो है शक्ति का पुंज जैसे स्थान देखा, जिसमें माता जी का उज्जवल रूप दिखाई दिया, तपस्या का रूप। तो उस जिज्ञासा से वो नीचे उतरा कि यहाँ पर कौन है, इतनी एकांत जगह में तपस्या कर रही हैं, और उनका बहुत दिव्य रूप था। अब लोगों को उम्मीद है कि सीता माता के इस पौराणिक मंदिर का भी कायाकल्प हो जाएगा और यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, ताकि देश दुनिया में माता सीता के इस अनोखे रूप के दर्शन सभी लोग कर सकें। बताया जा रहा है कि जो सच्चे मन से यहाँ पर आकर पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से ये प्राचीन मंदिर है, इसका स्वरूप भी बदले और पूरे राज्य सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से जैसे बद्रीनाथ में कायाकल्प कर रहे हैं, इस वेदमती आश्रम का भी वो नए स्वरूप को दे और हम लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए एक सौगात दे। राम मंदिर बनने के बाद गाँव के लोगों में उम्मीद है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी, कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी, जिससे सीता माता के इस मंदिर को भी देश दुनिया में पहचान मिल सकेगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। जोशीमठ में पिछले साल आई दरार और भूधंसाव की घटना से पर्यटन व्यवसाय को चौपट करके रख दिया है और इस वर्ष एशिया की सबसे लंबी रोपवे का दीदार करने के लिए कोई भी सैलानी नहीं पहुंचा। 5 जनवरी 2023 से दरार पड़ने के बाद रोपवे को बंद कर दिया गया। तब से लेकर अभी तक लगभग 4 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 2022-23 में 37,000 सैलानी रोपवे से औली पहुंचे थे। रोपवे का संचालन कब शुरू होगा, ये भी सवाल बनकर रह गया है। 4 करोड़ का नुकसान हुआ है इस साल रोपवे से। अच्छा, पर्यटकों पर भी इसका असर पड़ा? क्वेरी हमसे लोग पूछ रहे हैं कि हाँ, क्वेरी तो लगातार हमारे पास आ रही है। क्वेरी में लगातार पूछा जा रहा है कि रोपवे कब चालू होगी, लेकिन अभी तक इसका कुछ कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि जियो टेक्निकल सर्वे जब तक पूरा नहीं होगा और रिपोर्ट जब तक उजागर नहीं होगी, तब तक रोपवे का संचालन होना अभी संभव नहीं है। टिहरी डैम की झील से प्रभावित गांव का अब पुनर्वास विभाग द्वारा ITI रुड़की के माध्यम से एडवांस इक्विपमेंट्स के जरिए सर्वे कराया जाएगा, जिसके लिए THDC से बैठक कर बजट की मांग की जाएगी। अभी भी टिहरी झील प्रभावित मदन नेगी, नारगढ़ और पिपोला खास में भूस्खलन और भूधंसाव हो रहा है और ग्रामीण अन्य ग्रामीणों की तरह विस्थापन की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सर्वे भी किया गया था। लेकिन अब पुनर्वास विभाग इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए फिर से सर्वे कराने की बात कर रहा है, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सके। हम लोगों ने IIT रुड़की की एक टीम लेकर के गए हुए थे और ये हुआ था चूँकि काफ़ी दिन से इनको समस्याएं हो रही हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया क्यों ना जो है इसको मशीनों के माध्यम से इक्विपमेंट्स लगा करके इसका निरीक्षण करा लिया जाए ताकि इसका निदान किया जा सके। तो उसके लिए कुछ धन की मांग की है उन्होंने, IIT रुड़की की टीम ने। तो उस संबंध में एक बैठक हम लोग अब THDC के साथ कर रहे हैं, मशीनें उपलब्ध हो जाएं और जल्दी से जल्दी उनका काम पूरा करके इन ग्रामीणों के बारे में कोई एक डिसीजन लिया। देहरादून से अगली खबर है। वन विभाग ने मानव वन्य जीव संघर्ष के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 2023 में पिछले 2 सालों की अपेक्षा कम घटनाएं हुई हैं। पिछले 2 साल की अपेक्षा कम घटनाएं हुई हैं। साल 2023 में मानव वन्य जीव संघर्ष में 66 लोगों की मौत हुई, जबकि 317 लोग घायल हुए, जबकि 2022 में 82 लोग मारे गए और 325 घायल हुए। वहीं पिछले 3 सालों में गुलदार के हमले 560 लोगों की मौत हुई, जबकि 35 लोगों की जान बाघ के हमले में गई। वहीं कॉर्बेट में पूरी दुनिया में बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व है।
और हेमकुंड साहिब की बात करते हैं तो हेमकुंड की साल 2024 की पहली तस्वीर सामने आ गई है, जिसमें बर्फ की चादर नजर आ रही है। हालांकि यहां पर 12 दिसंबर को बर्फ गिरी थी, उसके बाद बर्फबारी नहीं हुई है और उस बर्फबारी के बाद हेमकुंड गुरुद्वारे और आसपास 2 से 3 फीट ही बर्फ नजर आ रही है, लेकिन चोटियों पर बर्फ नहीं दिख रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में हेमकुंड साहिब में 10 से 12 फीट तक बर्फ जमा रहती थी, लेकिन इस बार बर्फ बेहद कम नजर आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि 9 जनवरी के बाद बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हेमकुंड में बेहद कम बर्फ दिख रही है, जो कि हैरान करता है।